आपकी तारें बड़ी लंबी है, सॉरी। आओ सोशल डिस्टेंस तो हो गया, सोशल डिस्टेंस करना पड़ा सर। जो कुर्सियाँ रखनी थी, सोफे वाला काम गड़बड़ है। तो आप इधर आ जाओ। नहीं ऐसे खुले छोड़ दे, ऐसे बच्चे एक और आगे होना पड़ना है। संजय जी आपको उठना पड़ेगा आगे, और आप वो सब आपको और उधर जाना पड़ेगा, साथ साथ डिस्टेंस करना पड़ेगा सारे। एक विधायक को और उठना पड़ेगा। ऐसे करो ना, आप इधर आ जाओ। मैं इधर आ जाऊँ, चलो मैं इधर हूँ। ठीक है, आप थोड़ा इधर आओ। इतना डिस्टेंस चल पड़ेगा। टेबल खींचो रखिए। हमारे बीच में श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जी, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में वन मंत्री राकेश पठानिया जी, हमारे बीच में कांगड़ा चंबा के सांसद माननीय श्री किशन कपूर जी, हमारे बीच में नगरोटा बगमा के विधायक अरुण मेहरा जी, और इस धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक लहरिया जी, हमारे बीच में जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी। मैं पत्रकार वार्ता में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, और अब मैं केंद्रीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री राकेश पठानिया जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी श्री किशन कपूर जी जो कांगड़ा के लोकप्रिय सांसद हैं, हमारे स्थानीय लोकप्रिय विधायक और साथ में युवा मोर्चा के साथी रहे विशाल जी, आदरणीय अरुण जी, माननीय विधायक, उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले तो यहाँ के प्रेस क्लब का जो नई टीम बनी है उसको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। आज आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर इस प्रेस वार्ता में आए हैं। मुख्यतः इसमें पूरा फोकस केवल केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा पारित दो ऐसे विधेयक जो किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे उन पर ही रहेगा। जो 72 वर्षों में किसानों के लिए शायद ही किसी सरकार ने इतना किया हो जितना मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किया है। मैं बिलों पर चर्चा करने से पहले, अपनी जानकारी देने से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा जो मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में किसानों के लिए किया है। पीएम किसान लगभग 9.5 करोड़ किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किश्त हर 4 महीने बाद मिलती है। 6,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलता है, और अब तक कुल मिलाकर कोविड के दौरान भी 9 करोड़ किसानों को 38,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने सीधा उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र करके लाभ दिया है। पिछले 6 महीने में कोविड के समय भी लगभग 1 करोड़ 29 लाख नए केसीसी जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड, और इसके माध्यम से 1,12,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट कृषकों को मंजूर की गई।
और ग्रीष्मकालीन सीजन में 57 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई, जो कि विगत वर्ष से 16 लाख हेक्टेयर ज़्यादा है। इस वर्ष खरीफ की भी रिकॉर्ड बुआई की गई, जो लगभग 1104 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले रिकॉर्ड कवरेज यानी कि 1,75,000 हेक्टेयर जो 2016 में थी उससे बहुत ज़्यादा है। यही नहीं, अब तक 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में मोदी सरकार ने पीएम किसान के माध्यम से 93,000 करोड़ रुपया पिछले 1-1.25 साल में जमा करवाया है। मित्रों, अगर कृषि का बजट भी देखें तो कांग्रेस के समय मात्र कुछ हज़ार करोड़ होता था यूपीए सरकार के समय, जो अब बढ़कर कई गुना ज़्यादा हो गया है। 2020-21 का कृषि बजट रिकॉर्ड 1,34,000 करोड़ रुपया है। ये आज तक का सबसे बड़ा बजट कृषि के क्षेत्र में है। और यही नहीं, कोविड-19 के दौरान भी जो गेहूं के उपार्जन केंद्रों को 1.5 गुना उनकी क्षमता को बढ़ाया गया और दलहन तिलहन के उपार्जन केंद्रों को भी 3 गुना बढ़ाया गया है। और ये कोविड के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस उस समय किसानों के नाम पर राजनीति कर रही थी। हम किसानों को स्वायत्तता, आज़ादी और स्वतंत्र करने का काम कर रहे थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा में और विशेष तौर पर पंजाब में 2022 के चुनाव को देखकर किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। हम 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का काम मोदी सरकार करने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग ट्रैक्टर पर सोफे की सीट लगाकर आंदोलन करने जाते हैं किसानों के लिए, इससे उनका असली चेहरा देखने को नजर आता है। एक और मैं कहना चाहूँगा, यही कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनाव से पहले कहती है कि मंडी एक्ट में बदलाव लाएंगे, किसानों को और स्वतंत्रता और आज़ादी देंगे, नए अवसर देंगे और तरह तरह के प्रावधान किसानों को लाने के लिए बात करती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं करती। 2013 में भी राहुल गांधी जी और एक केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्होंने 11 राज्यों के यूपीए के मुख्यमंत्रियों से बात की और वो सब लोग एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने के लिए तैयार हैं। अगर वो उस समय तैयार थे तो किया क्यों नहीं? क्योंकि उनके लिए केवल ये राजनीतिक मुद्दा था। 2014 में केवल एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में लेके जा रहे थे, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस को उस समय भी निकारा। 2017 में पंजाब के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाकर लेकर गए। 2019 के चुनाव में उन्होंने अपने एजेंडा में इसको लिखा, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जो इनका घोषणा पत्र था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कर देती है तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। इनका दोहरा चेहरा साफ नजर आता है। ये कभी भी किसानों की भलाई होते नहीं देख सकते थे। मैं कुछ बिंदुओं पर इस बिल के अभी आप सबके सामने बात रखना चाहूंगा कि क्या भ्रांति फैलाने का, क्या भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो कहते हैं इसके आने से एमएसपी खत्म हो जाएगी। मैं अपने पत्रकार मित्रों के और टीवी चैनल्स के और अखबारों के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, एमएसपी पहले भी थी, मोदी सरकार के समय भी है और आगे भी चलती रहेगी। एमएसपी पहले मिलती थी, मोदी सरकार में उसका दाम भी और उसकी खरीद भी कई गुना ज़्यादा बढ़ी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। एमएसपी में गेहूं की खरीद 73% 2014 से लेकर 2020 के बीच में मोदी सरकार में बढ़ी। धान की खरीद 113% मोदी सरकार के समय बढ़ी है। और एमएसपी का मूल्य, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है,
वो भी 32% से लेकर 73% तक, गेहूं से लेकर चावल तक, दलहन से लेकर तिलहन तक, इन सब के दाम 32% से लेकर 73% तक इसके दाम बढ़े हैं। और कोविड के समय भी, जब महामारी थी, उस समय भी देश में रिकॉर्ड फसल भी हुई और राज्य की सरकारों को एमएसपी के अंतर्गत खरीद करने के लिए हजारों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने दिया। इसके अलावा किसानों को 96,000 करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया। एक विषय मैं आपके सामने और बताना चाहता हूं, 2014 में यूपीए के समय तक मात्र 20 लाख करोड़ रुपया किसानों को मिलता था, मोदी सरकार के समय बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपया हो गया है। अभी भी अगर आप देखेंगे, हमने कहा था कि 2 लाख करोड़ रुपया हम 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड वाले को देके उपलब्ध करवाएंगे। हमने वो भी प्रक्रिया शुरू कर दी। 6 महीने में 1.25 लाख करोड़ रुपए की हमने उनको नए किसान क्रेडिट कार्ड वालों को लिमिट बनाकर दे दी है। मोदी सरकार सदा किसान के साथ खड़ी रही, आगे भी खड़ी रहेगी। दूसरा, कहा जाता है कि किसान की जमीन हथियाने के प्रयास होंगे। मैं कांग्रेस को एक बार फिर याद करवाना चाहता हूं, पंजाब में पेप्सी जैसी कंपनी को भी आपके मुख्यमंत्री लेकर आए, आपकी सरकारें लेकर आई और बड़े किसानों को आपने उसका लाभ दिलाया। हरियाणा में भी इनके कांग्रेस की सरकार के समय एआईबी मिलर कंपनी को लेकर आए, उनको इन कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने वहां पर करके दिया। छोटे किसानों की ओर कांग्रेस ने कभी देखा नहीं, इसलिए सीमांत किसान की आय नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन मोदी सरकार ने छोटे से लेकर बड़े किसान को 6,000 रुपया सालाना भी दिया, नीम कोटेड यूरिया देके दाम भी कम किए यूरिया और खाद के। और यही नहीं, हमने लगातार किसानों की मदद करने के लिए सिंचाई योजनाओं से लेकर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको भी लेकर आए। और अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़े देखेंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि गत 4 वर्षों में 17,500 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों ने दिया और बदले में 77,000 करोड़ रुपए का दावों का भुगतान किया गया है। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, ई नाम के माध्यम से जो 585 मंडियां होती थी उसको बढ़ाकर भी 1,000 कर दिया गया है। और इस प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 1 लाख करोड़ रुपए की खरीद पिछले कुछ वर्षों में इसके ऊपर हुई है। दूसरा, जो जमीन की बात मैं कह रहा था, इसमें केवल फसल का ठेका होगा, जमीन का नहीं। किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि फसल की कीमत क्या होगी, यानी कि बुआई करने से पहले फसल की कीमत तय हो जाएगी, किसान का नुकसान नहीं होगा। और कटाई के समय अगर वो कीमत बढ़ जाती है तो बढ़ी हुई कीमत का हिस्सा भी किसान को भी मिलेगा और व्यापारी को भी मिलेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 50,000 रुपये का ठेका हुआ बुआई के समय और कटाई के समय कीमत होगी 70,000 रुपया मार्केट में, तो जो बढ़ा हुआ 20,000 रुपया वो भी बटेगा व्यापारी में और किसान के बीच में। तो किसान का नुकसान कहीं से नहीं होगा, एश्योर्ड रिटर्न मिल जाएगी, फसल की कीमत मिल जाएगी और अगर बढ़ जाएगी तो वो उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। दूसरा, अगर वो अपनी जमीन पर फसल उगाने की किसी को अनुमति देता है और जो व्यापारी है उसके ऊपर ट्यूबवेल लगाता है, शेड बनाता है, स्टोरेज की कैपेसिटी करता है या कोई प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाता है, किसान जब चाहे वो एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है। उस व्यापारी को अपना ट्यूबवेल हो, शेड हो, कुछ और हो,
वो सब उतारना पड़ेगा। अगर वो नहीं उतारता है तो अब वो सारा सामान वो भी किसान का हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन केवल किसान की रहेगी, उसके ऊपर बुआई करने वाले को नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसानों के मन में ये भ्रम डालने का प्रयास किया गया कि आपको पेमेंट कौन करेगा। 3 दिन के अंदर पेमेंट होगी, फसल की पेमेंट 3 दिन के अंदर होगी। और अगर पेमेंट 3 दिन के अंदर नहीं होती है तो लोकल एसडीएम के पास जाकर वो अपनी अपील कर सकता है और 30 दिन के अंदर लोकल एसडीएम को इसकी फैसला सुनाना ही पड़ेगा। ये सारे के सारे निर्णय किसान के पक्ष में हैं। ना उसकी कोई ज़मीन ले सकता है, फसल को उसको बेहतर दाम मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी का उसको लाभ मिलेगा। और यही नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ खरीद की गारंटी भी होगी ज़्यादा दाम पर, टेक्नोलॉजी की सुविधा मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश मोदी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश मोदी सरकार करने जा रही है कृषि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर, इसके ऊपर। तो 1 लाख करोड़ रुपए से आप कल्पना कीजिए, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, जो शीतगृह है वो, भंडारण की क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटीज़ बनेंगी। इसके अलावा आपके प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर बाकी सब सुविधाएं उसके ऊपर मिल सकती हैं। अब देश का किसान देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर किसी भी समय किसी भी कीमत पर अपनी फसल बेचने के लिए, अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। देश आज़ाद हो गया था 1947 में, किसान को पूर्णतः आज़ादी मिली है 2020 में, और 2022 में जब आज़ादी के 75 वर्ष बनाएंगे, किसानों की आय को दुगना भी मोदी सरकार करके देगी। क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको कांग्रेस ने कभी लागू नहीं किया। हमने लागत प्लस 50% स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मेरा फिर एक बार आप सबके माध्यम से एक जानकारी और देनी है कि 2014 से लेकर अब तक कुल 33 लाख हेक्टेयर की जमीन में वृद्धि हुई है, जहां पर खेती ज़्यादा होनी शुरू हुई। मोदी सरकार किसानों के हित के निर्णय कर रही है, इसलिए फसल ज़्यादा पैदावार हो रही है। दलहन तिलहन के लिए हमें दुनिया भर के देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, इंपोर्ट करते थे, उसमें भी भारी कमी आई है। गन्ना किसानों की क्या हालत कांग्रेस के समय थी, आज क्या है, उसमें क्या बदलाव हुए। ये सारे कुल मिलाकर कोविड-19 के दौरान भी जो गेहूं का हमारे वो फसल भी ज़्यादा हुई और बाकी सब जो फसलों का फ़ायदा हुआ वो भी मैंने आपको बताया है। इसमें 390 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया कोविड-19 के समय, जो पिछले वर्ष से 15% ज़्यादा है, और 75,000 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया। तो मैं एक बात आपके सामने फिर कहना चाहूँगा कि एमएसपी के बारे में जो भ्रांति फैलाई जाती है, एमएसपी पहले भी थी, है और आगे भी रहेगी। एमएसपी का भुगतान मोदी सरकार ने कांग्रेस से बहुत ज़्यादा किया है, और ख़रीद भी गेहूं की अगर 73% ज़्यादा, और ये की है तो ये मोदी सरकार के समय हुई है। बहुत सारी बातें और हैं, लेकिन मुझे लगता है आपके बाकी प्रश्न जब आएंगे तो उसके उत्तर में वो कही जा सकती है। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि किसानों के लिए ज़्यादा विकल्प खुलेंगे, ज़्यादा अवसर होंगे, ज़्यादा आय होगी, ज़्यादा व्यापार होगा, ज़्यादा उपज होगी, एक देश एक बाज़ार होगा, तो इन बिलों के कारण किसान के लिए होगा। धन्यवाद। As I said earlier, that during the last 6 years, not only the minimum support price is increased during the Modi era, but also the procurement has increased.
and the MSP has increased from 32% to 73%, where the procurement has become double in certain areas. We will continue to procure under the MSP, and there should not be any question mark on that. That has been clarified by the Union Minister of Agriculture as well as the Prime Minister. FCI लेगी मतलब मैंने पहले कहा MSP की व्यवस्था जो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है वो पहले भी थी, आज भी है, और जो प्रक्रिया पहले चलती थी उसी तरह से आगे भी चलती रहेगी। सर, भारत की जो जीडीपी है पहले क्वार्टर में 23.9% रही है। 2 दिन पहले कम हुई है, कम हुई। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नर की भी स्टेटमेंट आई है कि उनका कहना है कि ये जीडीपी अगले वर्ष जो है -9 रहने की उम्मीद है। तो इसको ग्रो करने के लिए क्या कर रही है केंद्र सरकार? देखिए, भारत सरकार ने एक बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहूँ, दुनिया के देशों में केवल भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक गेहूं, चावल और दाल मुफ्त में देने का काम किया। दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं। हमने 28 करोड़ से ज़्यादा खातों में 68,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा सीधा कैश ट्रांसफ़र किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो महिला खाता धारक थे 31,000 करोड़ रुपया उनके खातों में 20 करोड़ खाता धारकों के खाते में डाला। 3 करोड़ के लगभग नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, इनको 3,000 करोड़ के लगभग हमने डाला। 7 करोड़ बहनों को हमने उनके 3 महीने की गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में दिया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से उनको कहा कि 50% इनके ऊपर खर्च करने की आप खर्च करना शुरू कीजिए, 30% तो कर ही दीजिए। इसके अलावा किसानों के खाते में सीधा 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जो जून में जानी थी हमने वो अप्रैल महीने में डाल दी थी, अब दूसरी भी डाल दी। तो सारे का सारा पैसा एक तो वहाँ पर डाला, एक तो उससे रूरल इकॉनमी में फ़र्क पड़ा। दूसरा, ये जो हमने मनरेगा में दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की और 300 मैंडेस इससे मिलेंगे। पहली बार इतिहास में 1,01,000 करोड़ रुपये का बजट MG नरेगा का किया गया। तो कैसे हुआ? मोदी सरकार ने किया, दिहाड़ी भी बढ़ाई, मैंडेस भी बढ़ाए, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 200 करोड़ मैंडेस अब तक हो चुके हैं। 61,000 करोड़ से ज़्यादा राज्यों को दिया जा चुका है। और रूरल इकोनॉमी में इसका आपने इम्पैक्ट भी देखा होगा कि ट्रैक्टर सेल्स रिकॉर्ड रही। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल और कारों की सेल भी पिछले महीने बहुत बढ़ी। और PMI जो इंडिकेटर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो अगस्त महीने में 52 थे तो सितंबर महीने में 56 आए हैं, जो आज तक का सबसे ज़्यादा है पिछले कुछ वर्षों में। ये अपने आप दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ वापस उभरने की ओर आगे बढ़ रही है। और बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, HDFC के CEO के मिस्त्री जी ने भी कल कहा कि हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी तेज़ी से रिकवरी होगी। तो आत्मनिर्भर पैकेज ने और लोगों के आत्मविश्वास ने भारत को और आत्मबल दिया है और आगे बढ़ने का अवसर दिया है। पहाड़ी राज्यों, खासकर हिमाचल की बात करें तो इसमें लघु उद्योग और आर्थिकी को सुधारने के लिए कोई विशेष योजना, विशेष प्लान है आपकी केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, हिमाचल प्रदेश क्योंकि अपने संसाधन भी कम हैं, उसके बावजूद अगर देखा जाए, हमने सबसे पहला काम किया, SDRF का पैसा 15,000 करोड़ रुपया हमने राज्यों को दिया, जिसमें हिमाचल को भी हिस्सा मिला। आंकड़े में आपको अभी दे देता हूँ कागज़ से निकाल के। इसके अलावा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी हमने वो भी हिमाचल को दे दी। केंद्रीय करों में हिस्सा था हिमाचल का, वो भी दे दिया। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी उसका पैसा भी अपफ्रंट देना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ 3% तक पैसा ले सकते थे GSDP का, हमने उसका भी 3% के बजाय 5% करने की अनुमति दे दी। हज़ारों करोड़ रुपया हिमाचल और ले सकता है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस में भी 60% की वृद्धि हिमाचल को और देती। तो कुल मिलाकर हिमाचल को पैसे की कमी ना आए, हमने सारे वो प्रयास अपनी ओर से किए और उसका हिमाचल को लाभ भी मिला है। लेकिन हिमाचल बहुत ज़्यादा निर्भर करता है सेब की फसल पर भी, टूरिज़्म पर भी, और कोविड के समय निश्चित तौर पर इन राज्यों को फ़र्क तो पड़ा है।
और जब फ़र्क पड़ा तो उसका नुकसान हमारे होटल वालों को भी हुआ। तो ECLGS स्कीम के अंतर्गत जब हमने 3 लाख करोड़ रुपए की योजना लेकर आए तो बैंकों से हमने कहा एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दे दीजिए। इसमें किसी को अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी नहीं रखनी पड़ी, उनको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दे दी। और जिनका 13% पर भी लोन मिलता होगा उनको भी 7.5-8% पर वो 20% एडिशनल अमाउंट मिला। मॉरेटोरियम पीरियड 6 महीने का हमने दिया, किसी को ब्याज की किस्त वापस नहीं देनी पड़ी। 2 करोड़ तक वालों को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी वेव ऑफ करने की बात कही। तो हर तरफ से हमने छोटे छोटे व्यापारी को लाभ देने का प्रयास किया। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रोडक्शन और कैसे बढ़े, भारत में ही कैसे हो, तो एग्रीकल्चर से लेकर स्पेस सेक्टर से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हमने बल दिया। इससे भी बड़े यूनिट्स जब आएंगे तो छोटे यूनिट्स को और बल मिलेगा। तो धर्मशाला में हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ था। तो जब बड़े उद्योग हिमाचल में आएंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। 15% हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कर दिया जो दुनिया का सबसे कम है, इसलिए हिमाचल को उसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और मुद्रा योजना के अंतर्गत हिमाचल को 9,897 करोड़ रुपया मिला है 5.43 लाख अकाउंट्स में, और ECLGS स्कीम में लगभग 765 करोड़ रुपया मिला है 44,780 लोगों को। इसके अलावा जो हिमाचल को पैसा केंद्र से मिला वो अलग अलग हेड्स में, डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस में 2,077 करोड़ रुपया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो इस साल मिलेगी वो 5,716 करोड़ रुपया, SDRF में 205 करोड़, तो लोकल बॉडी ग्रांट 266 करोड़, एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट्स का 280 करोड़। इस तरह से कई और फिगर्स हैं, तो सारी तो अभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये सारा भी हिमाचल को हर तरफ से मदद करने का प्रयास किया। सर, आपने कहा पर्यटन राज्य है हिमाचल, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही बागवानी की दृष्टि से भी। भानुपल्ली बिलासपुर लेह लद्दाख की एक रेलवे ट्रैक है, उस पर क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक काम पहुँचा है? इसके अलावा हमारी महत्वपूर्ण ट्रैक है पठानकोट जोगिंदरनगर, उसको रोड किए जाने का कोई प्लान है क्या? क्या करेगी सरकार? देखिए, मुझे लगता है आज की जो पूरी चर्चा थी वो किसान बिल के आसपास थी। हम फिर कहीं ना कहीं डाइग्रेस हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी इसका उत्तर देता हूँ। आपने प्रश्न पूछा है, भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन, मैं बहुत वर्षों से सांसद के नाते, मैंने भी पहले, धूमल जी ने भी उसका विषय उठाया, और अब जब माननीय मोदी जी की सरकार आई तब उस समय भी हमने उठाया, और उसका लाभ ये मिला है कि पहले 20 किलोमीटर का ज़मीन अधिग्रहण और उसका ठेका भी हो गया, उस पर काम भी शुरू हो गया, और मैं और नड्डा जी वहाँ पर अब बल देते हैं ताकि इस रेलवे लाइन को और गति मिले। अब अगले 20 किलोमीटर जो है उसका भी ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। 40 किलोमीटर का इसका सर्वे पूरा हो चुका है। मैं 2 दिन पहले लद्दाख में था तो वहाँ पर भी इसका दूसरा चरण सर्वे का उस साइड से भी पूरा हो गया। तो इसको राष्ट्रीय महत्व के नाते इस प्रोजेक्ट को लिया जा रहा है। भानुपल्ली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन को एक राष्ट्रीय महत्व के नाते लिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको देखते हैं। राजी ऐसे है कि आपने बताया कि किसानों को बहुत फैसिलिटी दी जा रही है, किसान क्यों रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्यों, क्या क्या कारण है कि वो सेटिस्फाई नहीं है? अगर ऐसा होता महाजन जी तो मुझे लगता है पूरे देश भर का रुख कुछ और होता। ये केवल 2022 के एजेंडे को लेकर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की स्थिति किसानों की कर रही है, लेकिन किसान बहुत समझदार और जागरूक हो चुका है। ये ट्रैक्टर पर सोफे लगाकर आंदोलन करने वालों के साथ किसान नहीं जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, किसान समझ गया कि पंजाब की सरकार, अगर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में आने से पहले, मैं आपको निश्चित तौर पर यह दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था। यह आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जानना इसलिए आपको जरूरी है कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। कांग्रेस ने कहा था अपने एजेंडा में कि वो आएंगे तो मंडियों में बदलाव लाएंगे, स्वायत्तता देंगे, पूरे देश को एक मार्केट कर देंगे। क्या अमरिंदर सिंह जी और राहुल गांधी जी ने ये वायदा पंजाब के चुनाव से पहले और देश के चुनाव से पहले किया था? अगर किया था तो आज मुकरते क्यों? अगर राहुल गांधी जी और अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि यूपीए शासित 11 मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम मंडी व्यवस्था से बाहर जाकर काम करेंगे,
और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इसको करेगी 2014 के बाद, तो जब भाजपा ने किया तो अब उसका विरोध क्यों करते हैं? कांग्रेस हां या ना में जवाब दे कि उनका वायदा था या नहीं था। क्या ये चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस झूठ बोलती थी या आज झूठ बोलती है? मेरा मीडिया के मित्रों से अनुरोध है, आप कृपया करके कांग्रेस का अगर आप घोषणा पत्र देखेंगे तो उसमें बड़े स्पष्ट तरीके पर किस पेज पे क्या क्या लिखा है वो आप सबके सामने आएगा। मेरा फोन देना उस पे। ये देखिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड फार्म लेबर, ये किसी और ने नहीं कहा, ये इनका ही कहा हुआ है और इसमें बड़े स्पष्ट तौर पे लिखा है कि क्या क्या बदलाव ये करने वाले हैं। और यही नहीं, इनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और इनके पंजाब के नेता भी, मुख्यमंत्री तक, ये सब इन बैठकों में आते रहे, तो स्पष्ट तौर पर ये बात इनके सामने आती है कि आज इनके सामने ऐसी कौन सी मुसीबत है कि कांग्रेस की राजनीति खत्म हो रही है? क्या किसान की भलाई कांग्रेस नहीं चाहती है? आखिर ऐसा किया तो कांग्रेस ने क्यों किया है? इसका उत्तर तो कांग्रेस को देना ही होगा। सरकार क्या स्टेप्स उठा रही है सर? क्या प्लान ऑफ एक्शन है किसानों को इन्फ्लुएंस करने के लिए? मैं आपके सामने हूं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों की बैठक करके, मैं पिछले कल कोटा में था, मैंने वहां पर किसानों से बातचीत की, बहुत खुश है, प्रसन्न है। मैं लाहौल लद्दाख में था, वहां पर लोग खुश हैं। मैं लुधियाना 16 तारीख को जा रहा हूं, मैं वहां पर किसानों से बात करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो सच्चाई है वो देश के किसानों के सामने ला भी रही है और इसे स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अनुराग जी, एक सवाल है, हालांकि जी। सवाल आप कहें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना चाहिए। माना कि कांग्रेस अपने वायदे पे खरे नहीं उतर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में हाईवे की बात की थी, नेशनल हाईवे को लेकर चर्चा की थी, वो अब अधूरा है, फंड नहीं। दूसरा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? क्योंकि जितनी बार भी केंद्रीय नेता आए या स्थानीय नेता आते हैं, उनका बयान अलग अलग होता है। इन दोनों पर रोशनी डाल दें। पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर कह दूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर खामियाजा भुगतना पड़ा तो वापस कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का। जिला कांगड़ा के ही दोनों हिस्से हैं, देरा भी धर्मशाला भी। पहले दिन से ये तय था जब प्रदेश में धूमल जी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए सरकार थी कि इसका कैंपस एक देरा में बनेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस धर्मशाला में बनेगा। इसमें बड़ी क्लैरिटी थी, लेकिन जमीन उपलब्ध ना होने के कारण 5 साल तक कांग्रेस ने पहले इसको लटकाए रखा और फिर जहां पर फॉरेस्ट क्लियरेंस होनी थी देरा में हो गए तो उसके पैसे जमा नहीं कराते थे। हमने आते ही 1 साल के अंदर पैसे जमा कराए, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी कराई, सब कर दिया। अब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम था कि इसकी एक डीपीआर बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो तैयार करके देनी थी। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी बड़ी बना दी, बजट से ज़्यादा की बनाई और उसमें जब मीटिंग हुई इनको वापस निर्देश दिए गए कि अगर देश भर में 280-300 करोड़ रुपए तक देते हैं तो आप उतने तक की बनाइए। मैंने हस्तक्षेप करके कहा कि इसको 500 करोड़ तक कम से कम करिए। मेरे अनुरोध पर पिछली जब मीटिंग हुई तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर गुजरात और इसके लिए कहा कि अपनी डीपीआर में अमेंडमेंट करके वापस लाइए और अब इन्होंने शायद वापस अपनी डीपीआर सबमिट की है। तो ये तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल पर जो डिले हुआ है और उसके पहले जो कांग्रेस की सरकार के कारण डिले हुआ उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ये दोनों सेंटर्स बनेंगे, देहरा और धर्मशाला, और हिमाचल प्रदेश को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी। लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस की राजनीति का शिकार है। दूसरा क्या विषय था आपका? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे हमारी सरकार ने दिए, लेकिन आपको एक देखना होगा, देश भर में जहाँ पर भी नेशनल हाईवे बनते हैं उसमें टोल लगता है, ट्रैफिक पर निर्भरता बहुत रहती है, कितना ट्रैफिक आता है। ये ना आपसे छिपा है ना मुझसे छिपा है कि शायद जितना दिल्ली हरियाणा के रूट पर ट्रैफिक होगा उतना हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा।
ज़मीन की लागत शायद जितनी वहाँ पर होगी उससे ज़्यादा यहाँ पर होगी कीमत जो है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो जो भी रिपोर्ट आती है उसको एक स्टडी करने के बाद एक बनती है कि कितना ट्रैफिक होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना ज़मीन अधिग्रहण की कीमत आएगी, और उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी प्रायोरिटी पर अलग अलग आपके प्रोजेक्ट्स को ले रही है और राज्य सरकार के साथ बातचीत करके ही उनको फाइनल किया जाएगा। पहले चरण में कौन आएंगे, उससे अगले में कौन आएंगे, ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। सर, तो क्या नेशनल हाईवे बनाने की घोषणा शिलान्यास करने से पूर्व क्या ये सारी छानबीन नहीं हुई थी? क्या इसका पूरा डेटा तैयार नहीं था कि इससे कहाँ नुकसान होगा, बहुत खर्च आएंगे, इतनी ट्रैफिक नहीं है? घोषणाओं का दौर क्यों सर? यही तो जानना चाहती है आवाम की घोषणा क्यों? क्योंकि मांग जनता की थी, तो पूरा किया जाए। केंद्र सरकार ने उसको मंजूर किया। उसके बाद डीपीआर, जमीन अधिग्रहण कहाँ से बनेगी, कहाँ से कम सड़क बनेगी। अगर पहले 3 वर्ष कांग्रेस की सरकार डीपीआर तैयार नहीं कर पाई, केंद्र के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाई, तो अब उसका खामियाजा अब ये मत कहिए कि बाकियों को भुगतना पड़े। तो इसलिए जब उसके बाद अब डीपीआर की हमने टीमें नियुक्त कर दी, डीपीआर बनी, और 27 की डीपीआर बनने के बाद जब ये आता है कि उसकी कीमत कहाँ पहुँच गई। अब ये एयरपोर्ट अगर धर्मशाला का आज से 15 साल पहले बनना था तो आज जमीन अधिग्रहण की कीमत तो बढ़ गई होगी, बढ़ी होगी नहीं बढ़ी होगी। तो सिमिलरली जब डिले हो जाता है प्रोजेक्ट तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। सर, कांगड़ा एयरपोर्ट पे क्या स्टेटस है और इसका कब तक विस्तारीकरण जो है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से जैसे अटल टनल एक मील पत्थर साबित होगा हिमाचल की वादियों के लिए, ऐसा ही मील पत्थर जो है कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण। देखिए, हिमाचल को कम से कम 3 बड़े एयरपोर्ट चाहिए। हिमाचल में जो टूरिज्म की संभावनाएं हैं वो कम से कम 2 या 3 बड़े एयरपोर्ट होंगे तो उससे उसका लाभ मिलेगा। और उनमें से सबसे ज़्यादा पहले किसी के विस्तारीकरण की पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, तो धर्मशाला की है, क्योंकि हमने प्रयास करके यहाँ पर 1 नहीं 4-4 फ्लाइट तक इसको पहुँचाया। और मुझे लगता है इसमें क्षेत्र के लोगों का भी लाभ होगा। जब एयर स्ट्रिप बड़ी होगी, टिकट कॉस्ट सस्ती होगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस पर आना चाहिए। ना केवल जिला कांगड़ा का विकास, पूरे हिमाचल प्रदेश का विकास इस पर निर्भर करता है। मैंने 15वें वित्त आयोग से चेयरमैन से बात भी की है कि यहाँ के लिए भी, मंडी एयरपोर्ट के लिए भी उसमें बजट का प्रावधान करे और मोदी सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। आम जनता जो है वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। वो चाहती है अगर डबल अमाउंट भी उन्हें दिया जाए फिर भी वो अपनी जमीन जो है सरकार को नहीं देना चाहती। वहाँ पे कांग्रेस भी है, वहाँ पे बीजेपी के भी लोग भी हैं। देखिए, ये निर्णय सरकार को करना है, प्रशासन को करना है। मैं केंद्र सरकार की ओर से इतना कह सकता हूँ कि अपने हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसको मोदी जी अपना दूसरा घर मानते हैं, विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं आएगी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट मैं तो सभी राज्यों के देखता हूँ वित्त मंत्रालय सैंक्शन करता है। हम हिमाचल को प्रायोरिटी देकर सबसे आगे रखते। हम नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट से लेकर रेलवे के प्रोजेक्ट से लेकर बाकी सब, इन सब में भी प्राथमिकता हिमाचल को मिलती है। और अब नड्डा जी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं स्वयं केंद्र में मंत्री हूँ, हमारे 4 सांसद यहाँ से हैं। हम सब मिलकर हिमाचल के विकास के लिए और प्रोजेक्ट लाएं। सर, आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं। देहरा से ज्वाली रोड जो है उसकी हालात खस्ता है। हमने जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में ये देखा था कि जलरिया बुलेर नंदपुर रोड पे पुल, नंदलाला पुल, जो कि आज तक उद्घाटन भी आपकी तरफ से ही हुआ था 2013 के करीब, तो वहाँ के लोगों की ये काफ़ी समस्या, इस पर थोड़ा सा आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में उस सड़क को डालने की बात भी हुई थी, शायद ले भी लिया गया है, और उससे भी उसको सुधार होगा। हिमाचल में बरसातों के दौरान भी सड़कों के रखरखाव पर दिक्कत आती है, और अब थोड़ा मौसम खुलता है तो उसके बाद उसमें सुधार होता है। और इस सड़क के तो टेंडर भी शायद हो गए, आपकी जानकारी भी होगी। अनुराग जी, एक मिनट, एक बाकियों को भाई एक मिनट सुनिए, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन बाकियों को अवसर दीजिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हूँ। एक मिनट देखिए, जिसका एक हो गया बाकियों को अवसर दीजिए। सर, केंद्र सरकार कह रही है कि 2022 तक किसानों की जो आय दुगना की जाएगी, लेकिन सर किसान जब लोन लेते हैं या अपने उपकरण के लिए खरीदने के लिए लोन अप्लाई करते हैं, काफ़ी देरी लग जाती है। अगर इस बार जैसे अगर मैंने किसी फसल के लिए लोन लिया तो वो मेरे को अगली फसल के लिए लोन मिल रहा है, या फिर अगर मैं कोई उपकरण ले रहा हूँ तो वो मुझे 2 या 3 साल बाद मिल रहा है, तो ये तो देरी है ना सर। इसके लिए क्या प्रयास करें? देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया, मात्र 4-5 महीने पहले हमने घोषणा की, 4 महीने हुए
आत्मनिर्भर पैकेज की, हमने उसमें भी कहा कि 2.5 करोड़ नए किसानों को जोड़ेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड से 2 लाख करोड़ रुपया देंगे। हमने 1.25 लाख करोड़ उसमें दे भी दिए लिमिट का। और जो क्रॉप लोन की बात करते हो उसके लिए भी हमने पैसे इसमें से दिया, हजारों करोड़ रुपया। नाबार्ड में 30,000 करोड़ रुपया हमने एडिशनल सैंक्शन किया, जिसको पहले 15 दिन के अंदर 25,000 करोड़ किसानों को दे भी दिया गया। ये रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में। और जो मैंने आपको एक फिगर पहले दी, आपने शायद लिखी नहीं लिखी, कि यूपीए के समय 2014 में 20 लाख करोड़ रुपया मिलता था, आज वो 35 लाख करोड़ रुपया हो गया है। किसानों को ही दिया है। और किसान जो समय पर पैसा वापस करते हैं उनको 3% सबवेंशन भी मिलता है। जी सर, जिसका सवाल पहले नहीं आया वो पहले। हाँ जी सर, जैसे किसान जो बता रहे हैं कि हर 6 महीने में 2,000 की स्टार्ट की है, उनको जो सामान से आगे आज की डेट में 2,000 रुपये स्कूल की फीस लगती है यहाँ पर। आपको लगता है कि वो जायज़ है रेट जो हम कंसेशन में? मुझे लगता है आप उस किसान से पूछिए जिसको कोरे वायदे मिलते थे, कुछ नहीं मिलता था। ये 95,000 करोड़ रुपए अगर किसानों को पिछले 1.5 साल के अंदर अगर मोदी सरकार ने दिया है, तो पिछले इतिहास के 72 वर्ष उठाकर देख ले किस सरकार ने इतना पैसा दिया। अगर एमएसपी खरीद भी बढ़ाई, एमएसपी के दाम भी बढ़ाए, साथ में पीएम किसान योजना में 95,000 करोड़ रुपया भी दिया, और कोरोना महामारी के समय 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 38,000 करोड़ रुपया उनके खाते में गया, तो उस किसान से पूछो जिसके खाते में 38,000 करोड़ रुपया है। उन किसानों से पूछो जिनको 96,000 करोड़ रुपया कोरोना महामारी के समय केवल अप्रैल महीने में दिया गया, अप्रैल मई महीने में। ये पैसा किसान को दिया तो मोदी सरकार ने दिया है। लोकसभा में सर हिमाचल का छोकरा आया सर। आज ये यूथ स्टाइल बन चुका है, स्टाइल स्टेटमेंट बन चुका है, प्राइड बन चुका है। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल गर्व महसूस करते हैं, हिमाचली इसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड एक ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं, इसको आपको फॉलो कर रहे हैं। हिमाचल का छोकरा कहना गर्व का विषय बना हुआ है, पूरे देश भर में ऐसा है। इस पर आप क्या कहेंगे? और जो हमारे यहाँ हिमाचल के छोकरे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, वीरभूमि देवभूमि के हिमाचल के छोकरों ने पहले भी नाम रोशन किया है। और हिमाचल के जिस जिला कांगड़ा में मैं बैठा हूँ, मेजर सोमनाथ शर्मा हमारे पहले परमवीर चक्र विजेता हुए। कारगिल के युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा, जिससे हमारे दुश्मन भी डरते थे, उनको परमवीर चक्र मिला। राइफलमैन संजय कुमार जो जिला बिलासपुर से मेरे ही लोकसभा क्षेत्र से अभी भी अपनी सेवाएं देश की सेना में दे रहे हैं। चरणजीत जी जिन्होंने हमारे 1964 में हॉकी में देश का नेतृत्व किया। कैप्टन विजय हों जिन्होंने हमारे शूटिंग करके मेडल जीत कर दिलाए। तो हिमाचल के छोकरे कहाँ पीछे रहे, चाहे देश का बॉर्डर था, देश के अंदर थे, देश के बाहर थे। हिमाचल के युवाओं ने, या आप कहते हो हिमाचल के छोकरों ने, तब भी देश का नाम बढ़ाया, हिमाचल का नाम बढ़ाया। और अगर हिमाचल के युवाओं को हिमाचल का छोकरा कहने में सम्मान महसूस होता है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। जी, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण मोदी जी ने आज शुरू किया है। क्या लगता है आपको, रूरल इकोनॉमी किस तरह से बूस्ट होगी? देखिए, रूरल इकोनॉमी के लिए बार बार कदम, चाहे स्वामित्व योजना के माध्यम से हो, या इससे पहले मनरेगा में बजट बढ़ाने की बात हो, या ग्रामीण क्षेत्रों में और प्रोजेक्ट्स देने की बात हो, एक के बाद एक कदम उस दिशा में है जो हम कहते हैं कि अंत्योदय के लिए काम करना है, पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े व्यक्ति के लिए। चाहे उसके लिए शौचालय बनाने की बात हो, उसके लिए पक्का मकान देने की बात हो, उसके लिए बिजली देने की बात हो, उसके लिए बल्ब LED का देने की बात हो, उसके लिए मुफ्त में इलाज करवाने की बात हो, उसके खाते में किसान के पैसा डालने की बात हो। ये सारी बातें उसी दिशा में हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही थी कि पंक्ति में अंतिम स्थान पे खड़े व्यक्ति को आगे लाना है, सुधारना है। और मोदी जी ने भी 2014 में ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते कहा था, मेरी सरकार वंचित की है, पिछड़े की है, गरीब की है, मजदूर की है, महिला की है। और इन्हीं वर्गों के लिए मोदी जी ने लगातार काम किया है। सर, अटल टनल का तोहफा जो है देश को मिला, हिमाचल को मिला है, तो इस पे कांग्रेस का आरोप है कि इसमें कांग्रेस का भी योगदान है, जिसको जो है नकार दिया गया है। इस तरह के विधायक जो है सभी कहते हुए नजर आ रहे हैं।
मैं तो बिल्कुल कहूँगा, चाहे वो अटल टनल हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, भानुपल्ली बिलासपुर ले रेलवे लाइन हो, एम्स अस्पताल हो, इन सब को विलंब करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। सर कोविड एरा में सर आप किसानों की बात कर रहे हैं और अगर हम बात करें यार मैंने कहा जब एक राउंड हो जाए फिर बाकी। राकेश जी आपको ही मैनेज करना है, फिर तो आप बताओ सबको कौन कौन बोलेगा। सर कोविड एरा में 12 करोड़ नौकरियां गई हैं, तो वापस कैसे रोजगार लाएगी मोदी सरकार? मुझे लगता है आंकड़े कहाँ से लेते हैं मैं उस पर नहीं जाऊँगा, उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस पर सिर्फ इतनी बात कहूँगा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में ही रोजगार की संभावनाएं बढ़े, इसलिए जो मैंने पहले भी कहा कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किया, रिफॉर्म्स लाए, कोयले की बात हो, मिनरल की बात हो, उसमें और खोला है। आपको प्रोजेक्ट ही नहीं लगाना, आप वैसे भी माइनिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको किया है, लिंकेज से बाहर किया है। फिर जो स्पेस सेक्टर है उसको खोला, डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए खोला। ये इसीलिए सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म लाई गई है कि नया निवेश आए, और 100 से ज़्यादा ऐसी आइटम्स को भी डिफेंस प्रोडक्शन वालों ने तय किया है कि उसमें देश में ही प्रोडक्शन होगी, विदेशों से उसको नहीं खरीदा जाएगा। डिफेंस मंत्रालय ने कहा, इससे भी उसको बल मिलेगा। और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बल मिला है लगातार, और विशेष तौर पर ऑटोमोबाइल जिसमें थोड़ी कमी आई थी, अब वापस तेजी आई है, आप देखेंगे एकदम से वापस रिवाइवल होगा। सर आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ऊना से हमीरपुर तक रेल लाइन पहुंचाना, तो उसका क्या स्टेटस है? उसमें राज्य की सरकार को अपनी ओर से उत्तर देना है कि उसका कितना % खर्चा वो वहन कर सकते हैं। बाकी राज्यों में 50% उनको वहन करना होता है, लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल की आय कम है। अगर हिमाचल कम भी लिख के देता है, जो भी उत्तर देता है उसके ऊपर निर्भर करेगा कितना हिमाचल वहन करने के लिए तैयार है। सर आपने किसानों की बात करी, अब अगर हम बात करें ऊना के कुछ किसानों की, तो एक केंद्र से प्रोजेक्ट आया था शाहनार के लिए, जो किसानों के वहाँ पे पास में ज़मीनें थी, उसके तकरीबन कोई 800 करोड़ का ही प्रोजेक्ट आया था केंद्र से, जो सारी बाड़ेबंदी होनी थी उसकी। तो उसमें किसानों ने क्या किया कि वहाँ पे जो अपनी ज़मीनें हैं उस पर कर्ज लेके वो अपनी जो ज़मीनें वो सारी डेवलप की। लेकिन अभी मैं जब ऊना में गया और वो सारा मैंने प्रोजेक्ट देखा, तकरीबन 750-800 करोड़ का। कौन से प्रोजेक्ट की बात? शाहनहर में सर जो घेराबंदी होनी थी सारी, वो जो शाहनहर तो यहाँ पे कांगड़ा में है। हाँ शाहनहर, तो वो जो अब जो ज़मीनी हालत है उस प्रोजेक्ट की स्वां की, वो ये है कि वो सारी लीकेज फिर स्टार्ट हो गई है किसानों की ज़मीनों पर। तो उस पर स्थानीय अधिकारियों से बात करेंगे क्या? हमने की सर, अब क्या हुआ कि केंद्र से जो है